बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब वक्त बेहद कम रह गया है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और आज 3 तारीख हो चुकी है। ऐसे में ये जो वक्त है 3 तारीख और 5 तारीख के बीच का, ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, लेकिन इस बीच जनता क्या राय बनाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और तमाम बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं। इधर कांग्रेस पार्टी पूरा दम लगा रही है। राहुल प्रियंका की जोड़ी कांग्रेस के लिए जिस तरीके से प्रचार में उतरी है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि माहौल पूरी तरीके से टाइट हो गया है। विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है वो कैसा होगा वो तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो आकलन हो रहा है उसमें लगातार ये बात सामने आ रही है कि मुकाबला कई सीटों पर तो बेहद करीबी होने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र शहरान भी जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो विजय जी आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी लगातार अब मेहनत करती हुई नजर आ रही है। बड़े नेता उनके जमीन पर उतर गए हैं। प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। बड़ी सीटें जहां हैं वहां पर बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी ध्यान दे रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी, पप्पू यादव, तमाम नेताओं को मैदान में उतार दिया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस ने बहुत देर से ये सारा प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया है। दूसरी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया होगा इससे, कांग्रेस के समर्थकों में भी उत्साह आया होगा, कांग्रेस के उम्मीदवारों में भी उत्साह आया होगा, लेकिन जनता में उत्साह आया है क्या? जनता को क्या लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है? जनता, बहुत सारी ऐसी जनता है जो केजरीवाल समर्थक है, जो पहले कांग्रेस समर्थक हुआ करती थी। उसे जब तक ये यकीन नहीं होगा कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है या जो भी सत्ता में आएगा उसको चुनौती देने की स्थिति में भी पहुंच सकती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि लोग अपना वोट खराब करेंगे। कुल मिलाकर बाइपोलर चुनाव मुझे लगता है हो रहा है, और कांग्रेस के वोट में बड़ी मेहनत के बावजूद भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती साफ तौर पर कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। रविंद्र जी, विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर हो सकता है कि गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बड़े नेताओं के मैदान में उतरने से, लेकिन क्या वोटर उत्साहित है कांग्रेस को इस तरह से देखकर? क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर है वो अभी आम आदमी पार्टी के पास है। क्या कांग्रेस ने इतना दम लगा दिया है कि अपना वोटर खींच पाए आम आदमी पार्टी से? नमस्कार। मैं विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है। और जिस तरह की छवि, जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 1 दशक में बनी है दिल्ली में, उसमें अपना वोट को खींच पाना, लोगों को इस बात का भरोसा दिला पाना कि उसका जो वोट जाएगा, कांग्रेस को जो वोट पक्ष में पड़ेगा, उसका कुछ लाभ होगा दिल्ली की जनता को। और कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में रहेगी कि वो कहीं कुछ नीति निर्धारकों में शामिल हो पाए, ये विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल काम है। और जब तक ये भरोसा कायम नहीं होगा तब तक लोग कांग्रेस की तरफ उस आशा भरी नजर से नहीं देख पाएंगे कि वो सरकार बना पाने के लिए उसकी कोई समर्थन कर पाए। हाँ, लेकिन कांग्रेस जो है वो एक इलेक्शन अच्छे तरीके से लड़ रही है और ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रचार कर रहा है और उनसे भी ज्यादा एक्टिवली नेता में हर होटल में कोई न कोई नहीं हुआ है। और विधानसभा का चुनाव पंजाब का है, वहां कांग्रेस पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स थोड़े से बेटर हो सकते हैं, तो वो एक एंगल है जिससे कांग्रेस थोड़ा सा बेनिफिशियल अपने आप को फील करे यहाँ के चुनाव में। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ गेन कर पाएगी, इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों के बीच में ही 70 सीटें डिवाइड होंगी और अधिकांश जो वोट बैंक है वो भी इन्हीं दोनों पार्टीज के बीच में जाएगा। तो अब ये है कि कितनी सीट्स आम आदमी पार्टी जीत पाएगी वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां जहां पर कांग्रेस चैलेंज कर रही है, जिन सीट्स पर उनको अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करने का संभावना दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा वोट खींच पाएगी, अब उन सीटों में कितनी आम आदमी पार्टी खींच पाएगी, कितनी आम आदमी पार्टी नहीं खींच पाएगी और बीजेपी को बेनिफिट होगा, बस पूरा खेल इलेक्शन का जो है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर कांग्रेस का वोट डबल डिजिट में आ गया फिर तो आम आदमी पार्टी के लिए तकलीफ आ जाएगी, और अगर उसके नीचे रहा तो फिर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए इलेक्शन जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है।
विजय जी, मैं नई दिल्ली सीट की बात करती हूँ। नई दिल्ली सीट को लेकर लगातार बस बना हुआ है और बस बनने की वजह है वहां पर जो कैंडिडेट्स मैदान में है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीतते रहे हैं। प्रवेश वर्मा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है और उन्हें इस बार एमपी का टिकट नहीं दिया था, लोकसभा का टिकट नहीं मिला था क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़वाना था, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। और इधर संदीप दीक्षित को फील्ड किया है। संदीप दीक्षित लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उनके साथ राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं डोर टू डोर कैंपेन करते हुए। प्रियंका गांधी भी वहां जोर लगाती हुई दिखाई देंगी आपको। इस सीट को लेकर लगातार कई तरह के एनालिसिस कही जा रही है कि नई दिल्ली वो सीट है जहां पर मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है और इस करीबी मुकाबले में जो बड़ा फैक्टर है वो संदीप दीक्षित को कहा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या संदीप दीक्षित ही इस सीट पर आप और बीजेपी के बीच जो क्लोज फाइट बताई जा रही है उसके लिए बड़ा फैक्टर आप भी मान रहे हैं कि संदीप दीक्षित ही है? देखिए, आमतौर पर संदीप दीक्षित चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी छोटी है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या लोगों को ये यकीन है कि संदीप दीक्षित चुनाव निकालने में कामयाब हो जाएंगे? आमतौर पर आप वहां पर उस सीट पर बात करो तो या तो केजरीवाल दोबारा जीतेंगे या फिर प्रवेश वर्मा जीतेंगे। अब तीसरे नंबर पर संदीप दीक्षित कितना वोट कटवा साबित होंगे ये एक संदेह है। दूसरा, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी कितना डरी हुई है, केजरीवाल कितना डरे हुए हैं इस सीट को लेकर, इसकी एक खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने आज छपी है। केजरीवाल ने जो सांसदों के जो दफ्तर हैं, ये निवास स्थान है दिल्ली में, और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के निवास स्थान है जो दिल्ली में, वहां जो वर्कर काम करते हैं, भाइयां काम करती हैं, बर्तन मांजने का काम करते हैं, माली काम करते हैं, ड्राइवर काम करते हैं, इनके लिए अलग से 7 पॉइंट प्रॉमिस की घोषणा कर दी है कि वेज का रेगुलाइजेशन होगा, हाउसिंग स्कीम होगी, इंश्योरेंस कवर होगा और अन्य फैसिलिटी दी जाएगी। और ये न्यू दिल्ली विधानसभा सीट में ज्यादातर सांसदों के भी घर हैं और सरकारी दफ्तरों के भी, ऑफिसर्स के भी घर हैं, टाइप 8, टाइप 5, टाइप 6 जैसे उनके घर होते हैं उस रूप में। तो इससे कुछ हजार लोग वोट प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन एक एक वोट की कीमत केजरीवाल समझ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर पढ़कर सुना रहा हूं। विजय जी देखिए, संदीप दीक्षित को लेकर तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस की रणनीति, और कांग्रेस की रणनीति अगर हम कई बड़ी सीट्स की बात करें जहां पर इन्होंने फहाद सूरी को जंगपुरा में उतारा है, फिर इधर आतिशी की बात करें तो वहां पर अलका लांबा को फील्ड किया है, ये तीन वो सीटें हैं जिन सीटों पर लगातार सबकी नजरें हैं। वजह भी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे मैदान में है और कांग्रेस ने भी बड़े चेहरों को ही यहाँ पर फील्ड किया। बीजेपी ने भी यहाँ पर बड़े कम से कम मैं अगर नई दिल्ली की बात करूं और कालका जी की बात करूं तो वहां पर अपने दो बड़े कैंडिडेट्स को उतारा। वो दो बड़े चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी ने पहले लोकसभा का चुनाव लड़ाया और वो जीते, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। लेकिन इन तीनों सीट्स को लेकर कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। इधर रमेश बिधूड़ी की बात की जाए तो कई लोग कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ रमेश बिधूड़ी और आतिशी के बीच में ही है। अलका लांबा बेशक जोर लगा रही है लेकिन वो मुकाबले में नजर नहीं आ रही। इधर जंगपुरा में फरहाद सूरी को लेकर ये कह रहे हैं कि फरहाद सूरी उसी तरह का गेम कर सकते हैं जिस तरह से माना जा रहा है कि संदीप दीक्षित गेम कर सकते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि पहली बार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने दमदार उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ उतारा है और पहले से ही घोषणा कर दी थी। प्रवेश वर्मा को अघोषित रूप से लोग कहते हैं 6 महीने से पैसा बांटने का खेल खेल रहे थे, जो भी है पर्दे के पीछे की कहानी। इससे ये एहसास तो कराने की कोशिश की है कि भाई हम केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा सकते हैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रवेश वर्मा क्यों नहीं हरा सकते। और कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। मुझे लगता है कांग्रेस ने जो जोर इसलिए भी दिल्ली में लगाया है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि जो उनके दूसरे जो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के जो दूसरे धड़े हैं वो उन पर हावी हो जाए। जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि जो जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है उसके अंडर में कांग्रेस लड़े, ऐसे तो कांग्रेस कहीं लड़ ही नहीं पाएगी, बहुत बड़ी स्टेट्स उनको छोड़ देनी पड़ेगी। तो कांग्रेस अपने वजूद को कायम रखना चाहती है। मुझे लगता है कांग्रेस इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट तक ये मैसेज देना चाहती है केजरीवाल को सिमटा कर
उनका इरादा केजरीवाल को हराने का नहीं होगा, सिमटाने का, कि केजरीवाल को सिमटा दिया जाए ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की है वहां तक ये मैसेज जाए कि कांग्रेस भले ही आटे में नमक हो, लेकिन आटे में अगर आप नमक नहीं डालोगे तो रोटी का वो स्वाद नहीं आएगा। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी करते हुए दिख रहे हैं। रविंद्र जी, आप देखिए, हम कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी समझना चाह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है और जिस तरीके से मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने तमाम तुरुप के इक्के चल दिए। मतलब जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं हैं वो भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की योजनाओं को कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं हम जारी रखेंगे। इसके अलावा जो महिलाओं को पैसे देने की बात है कि अलग अलग योजनाओं के जरिए, तमाम पार्टियों की अलग अलग योजनाएं, उनके नाम अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको पैसे देंगे। और अब फाइनल जो दाव देख रहे हैं हम, वो देख रहे हैं बजट का। बजट में जो 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोग हैं उनको कह दिया है कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स नहीं होगा 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों का। लग रहा है आपको कि ये जो दांव चले हैं बीजेपी ने इस बार बिना चेहरा दिखाए आगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसके लिए भी कोई चेहरा नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की नजर आ रही है, पलड़ा जो है वो भारी हो सकता है बीजेपी का? देखिए, हो तो बीजेपी का कुछ भी सकता है, क्योंकि बीजेपी के पलड़े में खाली ये 4-5 चीजें नहीं है जो आपने बताई, उनके पलड़े में राजीव कुमार भी बैठे इलेक्शन कमिश्नर, तो पलड़ा तो भारी हो ही जाएगा। क्योंकि आज भी इतने सारे लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके वोट कट गए हैं, फर्जी वोट बन गए हैं। अब उस मामले पे जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से लेके आज तक किसी ने इलेक्शन कमीशन ने कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, जबकि इन्हीं का इलेक्शन कमिश्नर का एक बड़ा अधिकारी जो दिल्ली के सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, इतना वोट तो कभी बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हो तो कुछ भी सकता है अनुराधा जी, पर हम लोग तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जो हम लोग देख पा रहे हैं, विजय जी अपनी आंख से देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। वो ये है कि भाई केजरीवाल की जो आप उसको रेवड़ी कहिए, जो मर्जी कहिए, लेकिन वो जो फ्री की बिजली पानी है वो लोगों को कर रही है और वो लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। केजरीवाल की ऐसी कोई बहुत बेहतरीन गवर्नेंस पिछले 10 साल में दिल्ली ने नहीं देखी कि उसके पीछे लोग वोट डालने के लिए चले जाएं। लेकिन बिजली पानी जो फ्री है वो एक बड़ा प्लैंक केजरीवाल का है। वो उसका कितना ज्यादा असर है, अब आंकड़ा तो देखिए, अब तो सामने आ ही गया है। लगभग 3.5 करोड़ लोग पूरे देश में हैं जो जी शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है आपकी तरफ। जी विजय जी, देखिए जो रविंद्र जी बात कह रहे हैं कि अनुराग, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। तो मैं कह रहा था कि 3.5 करोड़ लोग हैं जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं जिनको बेनिफिट होगा इस स्कीम का, 12 लाख वाली का। उनमें से दिल्ली में कितने लोग हैं जो रहने वाले हैं? उनमें बहुत बड़ी तादाद तो नहीं होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी में या 1 लाख से ऊपर इनकम वाले लोग तो पूरे देश में हैं। तो उनमें कितने लोग दिल्ली में हैं जिनको इस बात का डायरेक्ट बेनिफिट होगा, और उसमें से भी कितने बदल जाएंगे? मुझे लगता है ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा ऐसा नहीं होगा जिनको एकदम इससे उनका मन परिवर्तन हो जाएगा और वो 12 लाख के चक्कर में अपना जो हर महीने आने वाला है 1000-2000 का बिल पानी बिजली का, उसको छोड़ देंगे। मुझे अभी भी लगता है कि और केजरीवाल की शायद यही एक बड़ी जीत भी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी को भी अपने रास्ते पर खींच लाने में कामयाब हुए, और उनको भी ये कहना पड़ा कि हम लोग इन जो रेवड़ी, कल तक जो रेवड़ी थी उसको वेलफेयर स्कीम उन्होंने बताया और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये मामला जो बिजली पानी की फ्रीडम का है, फ्री बिजली पानी का है, यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन का है जो केजरीवाल की नैया को पार लगा सकता है। नहीं तो केजरीवाल के लिए स्थितियां बहुत खराब हैं, कांग्रेस की तरफ से भी खराब हैं, बीजेपी भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, और भाई राजीव कुमार तो है ही। विजय जी, आप क्या कहेंगे? जो रविंद्र जी तो सीधा सीधा इलेक्शन कमिश्नर को ही ले आए बीच में। देखिए, जिस ढंग से आरोप लगे केजरीवाल की तरफ से कि इतने नाम काटे गए, इतने नाम जोड़े गए, जो उन्होंने तथ्य सबूत लोगों को खड़ा किया कि साहब ये देखिए, ये आदमी उस इलाके में रह रहा है लेकिन इसका नाम काट दिया गया है। तो और जितना दबाव उन्होंने चुनाव आयोग पर डाला और चुनाव आयोग का जो रिएक्शन रहा वो तो सवाल खड़े करता है।
प्रवेश वर्मा, तमाम लोग क्या क्या बोलते रहे, उनपे कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और हरियाणा वाले मामले में यमुना का प्रदूषित जल को लेकर जिस ढंग से केजरीवाल के पीछे इलेक्शन आयोग पड़ा, चुनाव आयोग पड़ा, वो भी हमने देखा है। तो ये चीजें तो कुछ अपनी जगह हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मूल बात यह है कि मुझे जो लगता है कि रेवड़ी वाली बात पर, कि 10 साल से कोई रेवड़ी चूस रहा है किसी पार्टी की, तो उसकी मिठास का वो आदी हो चुका है। अब वो एक नया आदमी नई रेवड़ी लेकर आएगा, उसका स्वाद कैसा होगा पता नहीं। राजस्थान में भी गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी, उनको हूबहू जस का तस लागू करने का वादा प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने किया था। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो चिरंजीवी योजना बदल दी गई अशोक गहलोत की। गिग वर्कर वाली योजना पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो अंग्रेजी माध्यम से सरकारी स्कूलों को चलाने की ये जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, उसकी समीक्षा हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो संदेह जाएगा ही जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अंग्रेजी में कहावत है, 1 in hand is better than 2 in bush। अगर आपके एक हाथ में एक तीतर है और झाड़ी में 2 तीतर है, तो हाथ का तीतर बेहतर है झाड़ी के 2 तीतर के मुकाबले। तो अब ये जनता के ऊपर है कि वो कौन से तीतर के साथ जाना पसंद करेगी। लेकिन लुभाने की कोशिश तो हर पार्टी कर रही है। और बात आप कह रहे हैं कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल 2 बार से लगातार अपनी सरकार बनाते हुए चलाते हुए आए हैं अपनी क्षमता पर, अपने दम पर। 2013 तो खैर उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि 2013 जैसी स्थिति भी हो सकती है यहाँ पर, उसमें बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी जो बात आप कह रहे हैं कि जो योजनाएं एक पार्टी है जो सरकार में है वो चला रही है, और उस कुछ वर्ग को तो हो ही रहा होगा, तभी शायद इतनी लॉयल्टी आम आदमी पार्टी के साथ वोटर्स की बनी रही कि 2015 में जिस पार्टी को 67 सीटें मिली, वो 62 सीटें भी लाने में कामयाब रही। उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जब एमसीडी के चुनाव हुए, वो भी जीत गई। लेकिन अब ये जो पिछले 2 साल रहे आम आदमी पार्टी के लिए, वो सबसे चैलेंजिंग साल रहे। उनकी पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो जेल गए, मतलब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जेल चले गए, अब तो खैर इस्तीफा हो चुका उनका, सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वो जेल गए, फिर शराब घोटाले मामले में आरोप लगे सिसोदिया पर, वो जेल गए, और अरविंद केजरीवाल खुद जेल गए। ठीक है, और उसमें भी एक बात यह है कि जब लोकसभा का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ये पोस्टर लगा रही थी कि जेल का जवाब वोट से, लेकिन उसका, उस स्लोगन का, उस बैनर का, अरविंद केजरीवाल के बेल पर बाहर आने का कोई खास फायदा हुआ नहीं दिल्ली में आपको या कांग्रेस को। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसमें एक तो पिछले 2 साल से बीजेपी बड़े सिस्टमैटिक ढंग से हलाल करने में लगी हुई थी बीजेपी, आम आदमी पार्टी को। तो हलाल किया उन्होंने धीरे धीरे करके। दूसरी बात है, अरविंद केजरीवाल 1-2 साल से 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, एक फैटीग फैक्टर होता है, फिर एंटी इनकम्बेंसी होती है, फिर 3-3 बार के विधायक हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 20-22 के टिकट काटे गए, वो अलग कहानी है। लेकिन उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी बहुत बार टिकट काटने के बावजूद भी दूर नहीं होती है। और जहां तक बीजेपी के मिडिल क्लास को लुभाने के लिए 12 लाख के वादे की बात है, तो इसमें हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 7 लाख का तो पिछले साल भी फ्री था। 7 लाख पर आपकी तनख्वाह पर इनकम टैक्स नहीं लगता था। तो ये 7 से 12 लाख के बीच में है जिनको इनकम टैक्स का फायदा मिलेगा। 7 लाख तक को पहले भी पिछले साल भी फायदा हो रहा था, और इनकी तादाद बहुत ज्यादा मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक फील गुड फैक्टर है, एक फील गुड फैक्टर है, फिर माहौल बनना शुरू होता है। फिर एक फ्लोटिंग वोटर पर, जैसे जो केजरीवाल हार ही नहीं सकता, केजरीवाल हार नहीं सकता, उसके दिमाग में आना शुरू होगा, जो सारा मीडिया एक तरफा प्रचार कर रहा है तमाम चीजों को लेकर कि नहीं इस बार तो खेल खराब है, इस बार तो खेल खराब। तो फ्लोटिंग वोटर का भी कहीं ना कहीं असर होता है, और बड़ा नैरो डाउन होता जा रहा है चुनाव। तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो एक ही लाइन कहनी है, मुझे तो लगता है कि जो अपने टर्नआउट अपने पक्ष में बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा, अब जो अपने वोटर को बूथ तक ले आएगा, वो चुनाव निकाल जाएगा। रविंद्र जी, जो बात अपने वोटर को बूथ तक ले आएगा वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वोटर अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास 50 से ज्यादा फीसदी उनका वोटर था, और वहीं अगर बीजेपी का देखें तो 38% के आसपास उनका वोट परसेंटेज रहा था।
तो वोट परसेंटेज के हिसाब से तो लीड आम आदमी पार्टी के पास थी। सीट तो खैर अलग ही डिफरेंस है, सीट में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था कि एक को 8 सीट मिली, एक को 62 सीट मिली, लेकिन बीच में आ गया लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा चुनाव में फिर वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो बीजेपी के पास उसमें लीड आती है, आम आदमी पार्टी के पास वो लीड कहीं दिखती नहीं है जो उन्हें विधानसभा में दिखती है। ये जो पोलिंग बूथ तक वोटर को लाकर खड़ा करने की बात है, उसमें लगता है आपको कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में वो चैलेंज बीजेपी के सामने रहता है? बिल्कुल, वो बड़ा एक चैलेंज तो है ही, और इसीलिए बीजेपी तो बार बार चुनाव हार ही रही है। और दूसरा, एक्साइटमेंट वोटर्स में बीजेपी को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में वैसी होती नहीं जैसे लोकसभा में होती है, क्योंकि वहां पर मोदी का चेहरा रहता है। अभी कोई है नहीं ऐसा दिल्ली के पास कोई चेहरा नहीं है जो लोगों को खींच पाए। बल्कि कई जगह से जो खबरें आ रही हैं, और हम लोगों ने वीडियोस भी देखे हैं, तो कहीं वो केजरीवाल का भी कल एक वीडियो देखा था जिसमें उनकी गाड़ी पर हमला कर रहे थे प्रचार कार पे, तो इस तरह के वीडियोस भी आ रहे हैं वो। और फिर विधुरी के स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के बयानबाजी है नेताओं की, वो लोगों को दिल्ली में जो एक जायका होता है ना, हालांकि बहुत फर्क नहीं पड़ता इन बातों से इलेक्शन में शायद, लेकिन एक लोगों का एक जायका है वो खराब कर देता है। दिल्ली के लोग उस तरह का कल्चर यहाँ नहीं है, अब पॉपुलेशन है, थोड़ा अलग विचार रखने वाले लोग हैं, और इस तरह के जब वायलेंस के सीन आते हैं या खराब भाषा अगर सुनने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा दूर करती है। और जब इस तरह के लोग अगर जीत जाएंगे, अगर इस तरह का खतरा रहे लोगों को, तो शायद वो अवॉइड करेंगे कि ऐसे लोग ना जीतते हैं। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी में सारे ही हैं, वहां पर भी ऐसे जरूर होंगे, हर जगह होते हैं, लेकिन जिसके ज्यादा वीडियो वायरल आज की तारीख में हो जाते हैं लोग, उससे ज्यादा नाखुश हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट बहुत कीन है, बहुत मुश्किल इलेक्शन इस बार है। पिछली बार तो 2019 में गैप बड़ा भारी था दोनों के बीच में वोट परसेंटेज का भी, लेकिन ये जो फ्लोटिंग वोट है इसको बीजेपी विधानसभा में अपने पास खींच पाने में कामयाब कभी नहीं हुई। इस बार कितना परसेंट कामयाब होती है ये तो देखिए, केजरीवाल भी इस बात को तो मान ही रहे हैं कि इलेक्शन तो काफी टफ है, लेकिन बीजेपी के पास सबसे यही है, चेहरा नहीं है। जिस तरह 9% के आसपास होता है, अब उससे भी क्या ऊपर चला जाएगा, मुझे लगता है 9% तक अगर वोट बैंक कांग्रेस का रहेगा तो भी केजरीवाल को तकलीफ नहीं, लेकिन क्या उससे भी ऊपर चला जाए तो ज्यादा दिक्कत होने की चांसेस हैं। और बीजेपी का वोट बैंक जो 38% है, पिछली बार और कम था उसके पहले, तो वो 38% से उसमें कितनी ज्यादा गुंजाइश है, संभावना है। और दूसरा, ये जो करप्शन की हम लोग बात कह रहे हैं कि जेल गए और ये तमाम चीजें, ये बात सही है, लेकिन क्या जेल जाने से केवल केजरीवाल की छवि खराब होगी? क्या ये जो कुंभ में लोग मारे मारे गए हैं, उससे बीजेपी की छवि पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ये तमाम ऐसी करप्शन की इश्यूज, ये दिल्ली के बगल का एक हरियाणा है जहां के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली, उन पर दुष्कर्म का आरोप है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या जितना भी असर पड़ना है वो विपक्ष की पार्टियों पे पड़ेगा? ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा हम ज्यादा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कि जेल जाने से ये कोई असर पड़ा है और करप्शन की छवि उनकी बन गई है, और इधर चाहे कोई भी काम करें, दुष्कर्म के आरोप लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुप्रबंधन अगर है कुंभ का उसका भी फर्क ना पड़ेगा, तो भी मुझे लगता है थोड़ा सा नाइंसाफी हो। जी, अच्छा, कुंभ की बात आप कर रहे हैं, आपको बता दें कि अब पार्लियामेंट में कुंभ के मामले पर विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दा उठा रहा है, हंगामा कर रहा है। राहुल गांधी की भी आज स्पीच है लोकसभा में, हो सकता है कि राहुल गांधी भी महाकुंभ का मुद्दा ही उठाए। अनुराधा जी रविंद्र जी, शायद कुछ ना नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से, आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये चैनल है, वो लगातार दुनिया को ये बात बता रहा है कि वहां कितने लोग मरे हैं, और ये सारी दुनिया को समझ भी आ रहा है। खाली बीजेपी को नहीं पता लग रहा है इस बात का बस कि कितने लोग मारे गए वहां, बाकी तो दुनिया को पता है कि कितनी बड़ी भगदड़ मची है, 2 मची है, 3 मची है, कितने भगदड़ हुई है, कितने लोगों की वहां पर डेड बॉडीज देखी गई है। आप जैसे जो अच्छे चैनल है वो दिखा रहे हैं बार बार, लेकिन सरकार को पता ही लग रहा है। तो हाउस में भी आज बात करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हो रहा। तो राहुल गांधी वहां बोल के कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, दुनिया को तो पता ही है उस बात का, और सरकार को राहुल गांधी के बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हम लोग कितने सालों से देख ही रहे हैं।
लेकिन बहुत जरूरी है कि देश के मुद्दे, दुनिया के मुद्दे और जो लोग महाकुंभ में जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाया जाए, देश को उसके बारे में तफसील से जानकारी, और सरकार पर वो दबाव बने कि सरकार जवाब देने की सिचुएशन में आए। लेकिन मैं खैर दूसरे मुद्दे पर आती हूँ। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम लगातार बात कर रहे हैं। विजय जी, कुछ सीटें हैं जहां पर लग रहा है कि कुछ भी अभी कॉन्फिडेंटली मतलब लोग कह नहीं पा रहे। लगातार एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही क्लोजली आपको इस पे वॉच करने की जरूरत है। उसमें वो सीटें हैं जो हमने 2-3 सीटें तो स्टार्टिंग में बोली, जो हॉट सीट हैं, चाहे वो नई दिल्ली है, कालका जी है और जंगपुरा है। लेकिन इनके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कांग्रेस जहां जहां दांव लगा रही है, चाहे वो आप मुस्तफा सीट की बात कर लीजिए, नांगलोई जट की बात कर लीजिए, कस्तूरबा नगर की बात कर लीजिए, पटपड़गंज की बात कर लीजिए, सीलमपुर की बात कर लीजिए, किराड़ी की बात कर लीजिए, ये वो ऐसी सीटें हैं जहां बादली को भी नहीं भूलना चाहिए, बादली और बवाना, वहां पर खुद राहुल गांधी जनसभा कर चुके हैं। तो ये वो कुछ सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है। जहां बाकी सीटों पर कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, उनसे अलग यहां पर दिखाई दे रहा है कांग्रेस का जो एटीट्यूड है वो चुनावों को लेकर। आपको लग रहा है जितना ज्यादा कांग्रेस यहां पर प्रचार करती है, बड़े नेताओं को मैदान में उतारती है, सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी, पप्पू यादव, ये सब हम देख ही रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, उसके बाद यहां इन सीटों पर वोट स्विंग होगा? आखिरी वक्त में चुनाव में उतरी, पूरा 70 सीटों पर उन्होंने जोर देना पहले भी बहुत गंभीरता से नहीं था, लेकिन बाद में तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। 12, 13, 15 सीटें हैं जिस पर वो जोर दे रहे हैं। उसमें कुछ दलित सीटें हैं, कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें हैं, कुछ जहां उनका कैंडिडेट बड़ा मजबूत है या उसकी कैंडिडेट की पकड़ ज्यादा है। तो वो सेलेक्टेड सीटों पर कांग्रेस अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, और उसका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सिमटाया जाए, थोड़ा सा एहसास कराया जाए कि भाई हम भी हैं, हमारे बिना भी आपका काम नहीं चल सकता कुछ। और फिर अपने वोट बैंक को, अगर ऐसे तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती। एक थ्योरी ये भी थी जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, अगर कांग्रेस बिल्कुल हथियार डाल देती तो कांग्रेस का कट्टर समर्थक जो केजरीवाल का कट्टर विरोधी है वो भी बीजेपी के पास चला जाता, भाई हमारी पार्टी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, तो हम भी दे देते हैं इनको। जैसे ममता बनर्जी के साथ हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का वोटर भी बीजेपी के साथ चला गया था, ये सोच के कि भाई ये लोग तो हरा नहीं पा रहे ममता को, शायद बीजेपी हरा दे तो बीजेपी को ही वोट दे देते हैं। तो वो भी एक बात थी, कांग्रेस को चुनाव मैदान में उतरना ही था, थोड़ा आक्रामक अंदाज अपनाना ही था। तो कांग्रेस का यही चक्कर है कि वो अपनी पार्टी को बचाए या इनडायरेक्ट रूप से अपने दुश्मन नंबर 1 बीजेपी को की मदद कर दे, ये भी उधेड़पन है वहां पर। अच्छा, एक और चीज, जैसे मुस्लिम वोटर्स की बात करूं, कुछ 13% के आसपास दिल्ली में मुस्लिम वोटर हैं, 16% के आसपास दलित वोटर हैं। कांग्रेस की नजर इन सीट्स पर ज्यादा है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो जो दिल्ली में दंगे हुए उस दौरान अरविंद केजरीवाल की चुप्पी, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मामले को लगातार उठाया भी, और दूसरी तरफ बीजेपी ने इस चुनाव में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि एक मुस्लिम वोटर नाराज है क्योंकि दंगों के वक्त वो बोले नहीं, कुछ नहीं कहा, मिलने नहीं आए, लोगों के बीच खड़े नहीं हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस बेशक इस लड़ाई में उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्योंकि इन सीट्स पर लगातार जा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किधर जाएगा फिर मुस्लिम वोटर? और मैं दलित वोटर की भी बात करूं, क्योंकि जो संविधान का मुद्दा लगातार राहुल गांधी लोकसभा में उठा रहे थे, वो यहाँ पर भी अपनी वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी है वो लेकर जा रहे हैं तमाम जनसभाओं में। मुझसे पूछा? जी, देखिए, बीजेपी ने तो किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, वो देती भी नहीं है, और यहां भी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें, वहां भी नहीं देती, तो 70 सीटों में क्या देती। लेकिन जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां उन्होंने 2-3 जगह दलितों को उतार दिया चुनाव मैदान में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने खेला है। जहां तक बाकी सीटों की बात है, उसमें ओवैसी 2 सीटों पर दम लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता उनको नकार देगी, सिर्फ भाषण सुनने आएगी, या युवा मुसलमान वोटरों में उन्होंने कोई एक बड़ी भूमिका निभाई है, कहा नहीं जा सकता। बीजेपी ने एक बड़ा समझदारी का काम इस बार ये किया कि हिंदू मुसलमान चुनाव नहीं किया।
अगर वो हिंदू मुसलमान कर देते तो सारा मुस्लिम पोलराइज हो जाता और सारा मुसलमान कांग्रेस और ओबीसी को 100% नकारते हुए केजरीवाल के पास चला जाता। तो ये स्ट्रेटेजी कहीं बीजेपी की शायद हो सकता है एक आध सीट पर काम आ जाए, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अंत में जब मुसलमान की कितनी ही नाराजगी हो केजरीवाल से, लेकिन जब वो वोट देने जाएगा, जब बूथ पर पहुंचेगा, तो और वो कमल का निशान देखेगा तो खुद ही उसका हाथ झाड़ू पर दब जाएगा, क्योंकि तब उनको लगेगा कि कमल को तो झाड़ू ही हरा सकता है, हाथ आपके सर पर मरहम का एक सहानुभूति का हाथ फेर सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकता। ये भी एक वर्ग सोचता है। अच्छा, ये जो एक सर्वे आया है जिसमें एज दिखाई दे रही है मेट्राइज का, उसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा जो है वो भारी है, आपका पलड़ा हल्का हो गया है। अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, सी वोटर का सर्वे जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, उसमें बताया जा रहा था कि अगर महिला वोटर्स की बात की जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी की पकड़ अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। जो महिला वोटर्स हैं उसमें से 100 महिलाएं जो हैं वो 100 में से 80 अभी भी आम आदमी पार्टी के पास जा रही है, जबकि 65 बीजेपी के पास वापस जा रही हैं और 30-33 के आसपास वो कांग्रेस के पास वापस जा रही हैं। ये तो सर्वेज आ रहे हैं अभी, मतलब चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले, ये अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर अभी भी आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत है, तो इस बार दिल्ली में परिवर्तन की बात भी मेट्राइज कर रहा है। मैं उसमें भी एक बारीक लाइन पकड़ती हूँ जो महिला वोटर्स की है। दिल्ली के चुनाव से पहले जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा का हुआ हो, महाराष्ट्र का हुआ हो या झारखंड का हुआ हो, जिनके तीनों के परिणाम एक ही वक्त पर आए, इन तीनों ही स्टेट्स में विजय जी हम साथ में ही लाइव कर रहे थे उस दौरान जब परिणाम सामने आ रहे थे, तो ये कहा गया कि जो, और मेरे को याद है, आपको भी याद होगा कि शिंदे साहब ने क्या कहा था, उन्होंने लाडकी बहना योजना का जो जिक्र किया कि हमारी लाडकी जो बहना है उनका हमें आशीर्वाद मिला है। तो ये योजना बड़ी इफेक्टिव साबित हुई इन तीनों स्टेट्स के इलेक्शंस के रिजल्ट में। उससे पहले भी हमने देखा, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें या दूसरे स्टेट्स की बात करें। दिल्ली में क्या लग रहा है आपको कि मौजूद, क्योंकि इन तीनों स्टेट्स में जिनकी सरकारें थी वही सरकारें कायम रही परिणाम के बाद भी, दिल्ली में क्या ऐसा असर हो सकता है जो हमने इन 3 स्टेट्स में देखा? अगर उन 3 स्टेट्स को फॉलो करती है दिल्ली की महिलाएं, तो फिर केजरीवाल को जीत जाना चाहिए, क्योंकि बात 2100 रुपए या 2500 रुपए की नहीं है, बात मुफ्त पानी की है, मुफ्त बिजली की है, और मुफ्त बस यात्रा की है, जो दिल्ली की महिलाएं कई साल से ये सुख सुविधा भोग रही हैं और इसका फायदा उनको मिल रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड। फिर मोहल्ला क्लिनिक, पति तो ऑफिस चले जाते हैं, घर में बच्चा अचानक बीमार हुआ तो महिला ही जाती है मोहल्ला क्लिनिक, और मोहल्ला क्लिनिक में शायद 30 रुपए की फीस है एक बार में, और बाकी किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाओ तो 200, 250, 300, 500 रुपए दवाई मिलाकर 1000, 2000 रुपया तो यूं ही खर्च हो जाता है। वहां पर फायदा महिलाओं को। फिर बच्चा अच्छे सरकारी स्कूल में जा रहा है, पढ़ लिख रहा है, तो ये 5 तरह के फायदे तो अरविंद केजरीवाल दे ही रहे हैं। तो ऐसे में तो स्वाभाविक है कि महिलाओं का रुझान केजरीवाल की तरफ होना चाहिए। लेकिन जो सी वोटर का लेटेस्ट ट्रेंड में देख रहा था, जो मिलिंद खांडेकर से बातचीत में जो यशवंत देशमुख बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में 49% महिलाएं हैं और बीजेपी के पक्ष में 43% महिलाएं हैं, तो गैप घटकर 6% का रह गया है, जो एक महीना पहले 10% से ज्यादा का था। तो ये गैप थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये गैप आखिर कम क्या हुआ है। वो जो 2500 रुपए देने का वादा है और अभी से 1100 रुपए जो एडवांस में जेब में डाल दिए गए हैं, क्या उसका फायदा हो रहा है? रविंद्र जी, दिल्ली में चल रही है और इधर बीजेपी मोदी की गारंटी सेल कर रही है। महिला फैक्टर की बात की जाए तो हम अभी जिस तरह से विजय जी से बात कर रहे थे, लेकिन आप क्योंकि हरियाणा को बहुत क्लोजली वॉच किया आपने इलेक्शंस के दौरान, दिल्ली में क्या आपकी एनालिसिस है? क्योंकि मौजूदा सरकार कई योजनाएं चला रही है जिसका लाभ मिल रहा है दिल्ली के वोटर्स को, लेकिन इस बार पहली बार है ये दिल्ली में कि महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाओं का ऐलान हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि जो महिला वोटर है वही तय करेंगी दिल्ली का परिणाम? रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपसे ही पूछ रही थी।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अनुराधा जी कि महिला वोटर तो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महिलाओं को साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं, बल्कि तीनों ही कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी एक योजना प्यारी दीदी करके बोला है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये यही है कि जो शुरुआत में विजय जी ने जिसकी तरफ इशारा किया कि पहले से जो व्यक्ति बेनिफिट दे रहा है उनके बेनिफिट्स में अगर और बेनिफिट एडिशनल जुड़ जाते हैं, एक बात। और दूसरा, जहां तक डिलीवरी का सवाल है, प्रोमिसेस और डिलीवरी का सवाल है फ्री वाले में, के आधार पर लोगों को थोड़ा सा ये भरोसा तो बिल्कुल कायम होता है कि अगर वो फ्री बिजली दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं 10 साल से, पानी भी दे रहे हैं, तो वो, और महिलाओं को पहले से बसों में फ्री सफर है, तो ये बेनिफिट भी उनको दिया जाएगा और इसकी डिलीवरी की संभावना ज्यादा है। अब जहां तक बीजेपी की सवाल है, तो बीजेपी पर देखिए ये तो होता ही है कि भाई बाकी स्टेट्स में वो लोग क्या ऐसा दे रहे हैं क्या। अब बगल का स्टेट राजस्थान है, हरियाणा है, वहां पर सरकारें बनी है, वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज लोगों को दी है, ये भी एक सवाल तो देखिए बन ही रहा है यहाँ पर दिल्ली में लोगों का। तो इसलिए उस मामले में तो केजरीवाल कहीं ना कहीं मुझे लगता है 21 पढ़ रहे हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो बड़ा फैक्टर केजरीवाल के लिए भी है, महिलाओं के मामले में हो या एक जनरल पब्लिक के बारे में हो, एंटी इनकम्बेंसी तो केजरीवाल को फेस करनी पड़ रही है। और उसी की वजह से आज जितना संघर्ष देखने को मिल रहा है, ये देखने को हमको मिल रहा है। और फिर मैं आखिरी बात एक कहूं, मुझे इन सब इश्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू लगता है चुनाव का निष्पक्ष होना। चुनाव अगर निष्पक्ष होगा तो ही हमारी तमाम जिन बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो मुद्दों को उठा रहे हैं, वो मुद्दों का असर है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, ये जितने वोट्स जो हैं, जिन मुद्दों का आज तक तो कोई इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया है, अगर वो इलेक्शन कमीशन का रुख वही रही, जनता के प्रति जो बेरुखियों की कायम है अगर ऐसी ही रहती है, फिर तो इलेक्शन के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जनता के जो इश्यूज हैं, जनता के बीच में जो हम लोग थोड़ा बहुत गए हैं, जितना देखा है, उसके हिसाब से जो माहौल लग रहा है, उसमें केजरीवाल तो 21 थोड़े से दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गैप हो ऐसा बिल्कुल नहीं। मुकाबला कांटे का है, मुकाबला कांटे का है। विजय जी, अगर मुकाबले में अगर कांग्रेस की एंट्री हो जाती है, मतलब मैं परिणाम की बात कर रही हूँ, क्या लग रहा है आपको कि ये 2013 की तस्वीर फिर से दिख जाएगी 2025 में? नहीं, मुझे ये संभावना दूर दूर तक, कम से कम त्रिशंकु विधानसभा की नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि जो बूथ पर चुनाव आकर टिक गया है और बाकी चीजें मुकाबला बराबरी पर चलता हुआ दिख रहा है। केजरीवाल भी अपने बूथ कार्यकर्ताओं के लिए जाने जाते हैं, वहां संघ है, वहां बीजेपी है, केजरीवाल के साथ पेड कार्यकर्ता है, तो बीजेपी भी आजकल पेड कार्यकर्ता रहने लगी है। तो ऐसे में बड़ा प्रोफेशनल चुनाव अंदाज वाला चुनाव है। फिर वो रविंद्र जी जो कह रहे हैं वो बात तो सबसे ऊपर बैठती है। ऐसे क्लोज कंटेस्ट में जो अगर थोड़ा सा पुश मिल जाए सरकारी अमले की तरफ से, थोड़ा सा पुश मिल जाए दिल्ली पुलिस की तरफ से कि 4 समर्थक रोक दिए, 5 विरोधियों को जाने दिया गया, और ये तो तमाम चीजें होती रहती है, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर तो चीजें कहीं भी मुड़ जाती हैं। और फिर दूसरी बात, अंतिम बार, कि केजरीवाल को ना केवल चुनाव जीतना है, बल्कि कम से कम मुझे लगता है 42-44 सीटें तो लानी ही पड़ेंगी, 45 सीटें। अगर वो 36, 38, 40 पर टिक गए तो फिर तो वही बात है ना, जो हमारे जो अशोक वानखेड़े जी कहते हैं, चुनाव कोई भी जीते, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। रविंद्र जी, देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को वाकई रहना है सरकार में, तो उन्हें 40-42 पर नहीं रुकना होगा, उन्हें 50 के करीब पहुंचना होगा। लेकिन जितना हम इस इलेक्शन को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं, बार बार आप भी कह रहे हैं अभी कि कांटे की टक्कर है, अगर ये वाकई कांटे की टक्कर निकलती है, वाकई बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है, अरविंद केजरीवाल मामूली बढ़त हासिल करने में सफल होते हैं, तो उनके लिए आप मानते हैं कि मुश्किल रहेगा आने वाला दौर? बिल्कुल मुश्किल है, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इतनी क्लोज उनको मेजोरिटी मिलती है, 1-2 सीट ऊपर नीचे मिलती है, तो फिर सरकार कहां बन पाएगी। क्योंकि आज की स्थितियों में भी देखें तो बीजेपी तो इस बात में माहिर दिख ही रही है कि जहां पर भी उनको जरूरत पड़ती है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, लोकसभा, राज्यसभा, या तो उनका इस्तीफा करा लेते हैं या फिर अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो ये तो हम लोग हर जगह देख ही रहे हैं। तो केजरीवाल उससे अलग होंगे ऐसा नहीं है। केजरीवाल की पार्टी भी टूटेगी, और केजरीवाल की पार्टी जो बची है वो सिर्फ इसीलिए बची है कि उनके पास बड़ी भारी मेजोरिटी थी।
और इतने लोगों को तोड़ना शायद संभव ना हो पाए। कोशिशें तो उसकी भी देखिए कितनी बार की गई हैं। आपको याद होगा कि एक वो सीपीएस वाला मामला आया था जिसमें 21 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए हाईकोर्ट तक मामला चला गया था। तो कोशिशें तो उसमें भी रुकी नहीं थी, उसमें भी ट्राई तो पूरी की गई थी, लेकिन वो मामला थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, कोर्ट कचहरी का फंस गया था, इसलिए नहीं हो पाया। और इतने लोगों को डिस्क्वालीफाई करना और उसके बाद भी कुछ लोगों को तोड़ने की जरूरत पड़ती थी, और बीजेपी तीन ही थी बीजेपी के पास, तब वो कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन अगर बीजेपी भी उसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी तो फिर तो आप देखिए कि हाउस को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा केजरीवाल के लिए। हालांकि चलिए विधानसभाएं तो आजकल स्टेट्स में क्या ही चलती हैं, वो अपने को पता ही है, पूरे पूरे साल में 10 दिन चल जाए तो भी एक बड़ी बात ही होती है, तो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि वो कैसे सरकार को बचा पाएंगे, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि आज जब 60-62 विधायक केजरीवाल के पास हैं, तो भी उनके अधिकारी जो है वो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वाले बोल देते हैं कर रहे हैं। कितने विधायक, कितने लोग जो आज भी दिल्ली जल बोर्ड के हैं उनको सरकार के खिलाफ बयान दे देते हैं। तो जब इस तरह की स्थितियां हैं और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा, 1-2 सीट ऊपर नीचे रहेंगी, तो बस शपथ भर के लिए केजरीवाल की सरकार बनेगी, उसके बाद कभी भी सरकार टूट सकती है। और वो भी क्या बनेगी, जब राजीव कुमार जी बैठे हैं तो फिर तो मुझे लगता है वो भी ना बनेगी, फिर तो उसके पहले ही वो कुछ। और एक और चीज जो बात आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के टूट फूट को लेकर, वो अभी देखिए इलेक्शन से हफ्ता पहले आम आदमी पार्टी के एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं। हालांकि उनको टिकट नहीं दिया था इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मैसेज होता है ना कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है, पार्टी के 8 विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर गए हैं, तो इससे एक मैसेजिंग जरूर हो जाती है। और ये जो गए हैं वो डैमेज नहीं करेंगे क्या आम आदमी पार्टी को? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी के पास ऐसे कोई बहुत बड़े लीडर्स विधायक नहीं है जो जिनके पास बहुत अपना जन समर्थन हो, और ना कांग्रेस के पास ऐसे कोई बड़े नेता बचे हैं अब दिल्ली में। अब दिल्ली में तो चेहरा अगर कोई है सबसे बड़ा नेता के रूप में जिसको लोग वोट डाल रहे हैं तो वो केजरीवाल के नाम पे पड़ रहा है आम आदमी पार्टी। अपने से आम आदमी पार्टी के कोई बहुत बड़े नेता हों जिनके पास 5-10 हजार वोट लेफ्ट राइट करने का हैसियत, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई नेता होगा। और इस तरह की स्थितियों में तो बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं। इसके पहले भी याद कीजिए आप, एक वो एमएलए थे लक्ष्मीनगर से विनोद कुमार बिनी, अब वो कहाँ हैं? बीजेपी चले गए थे छोड़ के, जब 67 सीटें आई थी। एक बवाना से विधायक थे, वो भी छोड़ के चले गए थे, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो लेकिन वो कहाँ है? उनका अभी कुछ हो नहीं पाया। तो इतना बड़ा स्ट्रेंथ शायद किसी नेता की, विधायक की तो कम से कम नहीं है कि वो अपने साथ तो 10-5 हजार वोट शिफ्ट करवाए कांग्रेस में या बीजेपी में। ऐसा ताकतवर तो मेरी जानकारी में तो इन लोगों में कोई है नहीं। लेकिन जो है वोट अब आम आदमी पार्टी को भी मिल रहा है वो केजरीवाल के नाम पे मिल रहा है, और केजरीवाल को भी जो वोट मिल रहा है वो फ्री की बिजली पानी के नाम पे मिल रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी है। लोग अब उनको भी हर जगह पर सवाल तो पूछ रहे हैं। ऐसा पिछली बार की तरह केक वॉक नहीं है कि कोई लोग जाएं और उनसे कोई सवाल जवाब ना हो, सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। और केजरीवाल कई जगह पर हमने देखा है कि असहज भी है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और ऊपर से ये कांग्रेस पार्टी ने भी इतना मजबूती से चुनाव लड़ लिया तो उनकी तकलीफें दोहरी हो गई। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी नैया कैसे लेके जाते हैं वो तो देखिए है ही इंपॉर्टेंट, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही अनुराधा जी। तो मतलब अगर मैं एक लाइन में आपसे संक्षेप में जानना चाहूं, आप कांटे का मुकाबला है, इस कांटे के मुकाबले में आपकी नजर में एज किधर है? मुझे तो अभी भी लग रहा है। विजय जी? मुझे भी लगता है कि एज है, लेकिन वो एज जो बड़ा एज था वो थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है, बिल्कुल बस घटता जा रहा है। और बड़ा बहुत ही मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जो पार्टी अपने ज्यादा से ज्यादा वोटरों को बूथ तक लाने में कामयाब हो जाएगी उसके लिए चुनाव निकालना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, वो वाकई बहुत कांटे का मुकाबला, करीबी मुकाबला दिखाई दे रहा है। और इस मुकाबले को लेकर तमाम जो दिग्गज बैठे हुए हैं, चाहे अभी हमारे ही शो पर 2 दिग्गज हैं उनकी बात कर लीजिए, वो भी ये कह रहे हैं कि लग तो रहा है कि मुकाबला कांटे का है, हल्की सी एज भी लग रही है कि शायद केजरीवाल के पास है, लेकिन जितना ज्यादा ये चुनाव में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी उसकी वजह से हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और बढ़ जाए। फिलहाल क्या होता है नतीजा वो आपको पता चलेगा जब परिणाम सामने आएंगे।